नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। आपसे जो वीडियो मिलेगी आपको टॉपिक वाइज मिलेगी। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो उसी के लिए टॉपिक को मैंने रखा है जिसमें सारी जानकारी आपको दी जाएगी। इनके बारे में सबसे पहले जानकारी दी जाएगी, उसके बारे में अवस्थाएं आपको बताई जाएगी, उसके बाद में जो इन्होंने संप्रत्य दिए हैं उनके बारे में आपको एक एक करके बताया जाएगा। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। यदि आपने एक बार इसको कंप्लीट वॉच कर लिया तो दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। काफी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे, तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका जन्म कब और कहां हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1896 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1896 को उनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? तो स्विट्जरलैंड में हुआ था। या ये इंपोर्टेंट है, कहां पर हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था, ये याद रखिएगा, है ना। और जो पियाजे है कौन सी शताब्दी के मनोवैज्ञानिक है, ये भी इंपोर्टेंट है। तो 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिक है जिन पियाजे। और इन्होंने किस पर अपना अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा, अपने बच्चों पर। किस पर? अपने बच्चों पर ही इन्होंने अपना अध्ययन किया था। उनके नाम क्या थे? पुत्र और पुत्री पर किया था। पुत्र का नाम था लॉरेंट और पुत्रियों का नाम था, यानी कि 2 पुत्री थी, तो पहली पुत्री का नाम था ल्यूसीन एवं दूसरी का नाम था जैकलिन। वैसे पुत्र और पुत्री के नाम पूछे नहीं जाते, आपको इतना सा याद रखना है कि इन्होंने जो अपना अध्ययन है वो अपने ही बच्चों पर किया था, है ना। और इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, आप सभी को पता भी होगा कि बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो वो जिन पियाजे को कहा जाता है। इनकी सर्वप्रथम जो पुस्तक है वो कौन सी और कब लिखी गई थी? तो 1923 में लिखी गई थी। पुस्तक का नाम है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। काफी इंपोर्टेंट पुस्तक है, पूछी जाएगी, है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए सर्वप्रथम पुस्तक है इनकी किनके द्वारा लिखी गई, जिन पियाजे के कब लिखी गई है? 1923 में, है ना। अब बात करते हैं कि जिन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए बच्चों का सैद्धांतिक रूप से अध्ययन किया। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये भी, है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने जो अपना अध्ययन किया वो सैद्धांतिक रूप से किया बच्चों पर। कैसे किया? सैद्धांतिक रूप से। और जिन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके अन्य नाम क्या है या फिर उपनाम क्या है, उसके सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है आपको पता होना चाहिए। विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है ना। संज्ञान से जाना जाता है, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, मानसिक विकास और अवस्था का सिद्धांत। इन सभी नामों से जाना जाता है जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये उपनाम है, इनको भी आपको याद कर लेना है। अब बात करते हैं कि इन्होंने किस पर बल दिया, जो कि इंपोर्टेंट है। तो याद रखेगा, प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर। इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। अब बात करते हैं, सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि जिन पियाजे का जो सिद्धांत है वो कौन सी पद्धति से सीखने पर बल देता है? तो वह खोज पद्धति। याद रखिएगा, जिन पियाजे का सिद्धांत खोज पद्धति से सीखने पर बल देता है। कौन सी पद्धति? खोज पद्धति, आपको याद रखना है। और प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा पर यह बल देता है आपका जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। जिन पियाजे ने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। इंपोर्टेंट है, पूछा जाए आपसे कि नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो वो जिन पियाजे ने कहा है। क्योंकि बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है? खुद करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई बच्चा है, किसी बच्चे को अपन कितना भी कुछ बोल लेते हैं कि इसके पास नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो वो आप कितना ही कुछ कर लो वो काम वो करेगा, है ना। तो वो काम खुद से करता है, तो वो क्या होता है? अपने आप में ज्ञान का निर्माण करता है, उसके बारे में वो जानना चाहता है। तो बच्चा क्या करता है? अपने ज्ञान का वो निर्माण खुद करता है। इसलिए जिन पियाजे ने नन्हा वैज्ञानिक कहा है बच्चे को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें, अपनी गतिविधियों से अन्वेषण व निर्माण करते हुए प्राप्त करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का निर्माणवादी उपागम भी कहा है। बच्चे को निर्माणवादी किसने कहा है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जिन पियाजे द्वारा कहा गया है संज्ञानात्मक विकास में, है ना। ये याद इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, निर्माणवादी। आगे हम बात करें, बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता रहेगा। इसकी शिक्षा का मुख्य क्षेत्र क्या है? जैविक मरमुसा। ये पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, जैसे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती जाएगी उसकी अवस्था में क्या होगा? परिपक्वता आएगी, जैविक परिपक्वता आएगी। इसका मतलब कहने का ये। बात करते हैं कि जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं बताई है वो कितने प्रकार की बताई है? 4 प्रकार की बताई। कौन कौन सी? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर देखिए क्रम वाइज आपको पता होना चाहिए, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है
और इनकी अवधि भी आपको पता होना चाहिए कि जो संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, इसकी जो अवधि होती है वो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसे ज्ञानात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था और संवेदनात्मक अवस्था भी कहा जाता है ना, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की होती है। आगे जब इनके बारे में बताएंगे सारी जानकारी आपको दी जाएगी। दूसरी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक सक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था की जो अवधि होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की होती है। तीसरी अवस्था है आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, है ना, इसको ठोस सक्रियात्मक अवस्था और स्थूल सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो अवधि होती है वो 7 से 11 वर्ष तक की होती है। चौथी अवस्था है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, आगे हम आपको बताएंगे। तो इसकी जो अवधि होती है वो 11 से 18 या फिर 11 से जो आगे की अवधि होती है उसे क्या कहा जाता है, क्योंकि कहीं कहीं 15 वर्ष भी दिया होता है। तो 11 से आगे की अवधि या फिर 11 से 18 या फिर 11 से 15, इस प्रकार से इसको रखा गया है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था को। आगे इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो 4 अवस्थाएं बताई जेने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, चारों की चारों एक एक करके हम आपको चारों अवस्थाएं बताएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था की। देखिए, संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इंद्रियों का सारा खेल होता है इस अवस्था में, है ना, इंद्रियों से बच्चा सीखता है। आगे हम बात करेंगे ज्ञानात्मक क्रियात्मक, इसको ज्ञानात्मक भी कहते हैं, ज्ञानात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं और संवेदनात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक की होती है ना। अब इसके बारे में जानेंगे कि जन्म के समय शिशु बाह्य जगत के प्रति अनभिज्ञ होता है। वो किसी प्रकार से जो अपना बाह्य जगत है उसके बारे में उसको किसी प्रकार से कुछ भी पता नहीं होता है, वो अनभिज्ञ होता है। धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वातावरण बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। किससे? ज्ञानेंद्रियों की मदद से। आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्यूट सा बच्चा भी है जो खिलौने से खेल रहा, लेकिन खेल नहीं रहा, क्या कर रहा, मुंह में उसको ले रहा, उसको पता किसी भी चीज का उसे पता नहीं रहता है, वो स्वाद से, स्पर्श से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह शिशुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके, गंध के द्वारा वह स्वाद के माध्यम से क्या करता है, वो ज्ञान अर्जन करता है तथा इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किससे सीखता है? इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और इंद्रियों में आपका आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चीजें इंद्रिया में ये आते हैं, आंख, नाक, कान और त्वचा, और इसके माध्यम से क्या करता है, बच्चा सीखता है। गामक क्रिया के बारे में पूछा जाता है कि भाई गामक क्रिया कौन कौन सी, 4 विकल्प दे देते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, पकड़ना, खेलना, लिखना, ये सभी क्या है, गामक क्रियाएं हैं। उसके बाद बात करें तो छोटे छोटे शब्दों को बोलना सीख जाता है बच्चा, है ना। आप अपनों को देखकर मुस्कुराना सीख जाता है, वो मुस्कुराता आपने देखा होगा। आप जो भी यदि जिसको वो पहचानता है उसको देख लेता बच्चा तो वो मुस्कुराता है, लेकिन जिसको नहीं जानता है, जो अपरिचित व्यक्ति होता है, उसको देख के क्या करते हैं, वो बच्चा डर जाता है और यह सब क्रिया वो प्रदर्शित करता है। जन्म से 30 दिन की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो उसे प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। जिस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं, जिसे हम रिफ्लेक्स एक्टिविटीज भी कहते हैं, और यदि हम यहाँ पर जाने तो अंगूठा चूसना प्रतिवर्त क्रियाएं के अंतर्गत आता है। ये बच्चा जन्म से 30 दिन की अवस्था में करता है, और इस अवस्था को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। और इस अवस्था में बच्चों में प्रत्यक्षीकरण का गुण होता है। प्रत्यक्ष रूप से जो भी करते हैं प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ये गुण किस में पाया जाता है? आपकी पहली अवस्था में पाया जाता है। ये याद आपको रखना है ना। और इस अवस्था में जो इंपोर्टेंट है और जो पूछा गया है, वस्तु स्थायित्व गुण प्रदर्शित, ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये पूछा भी गया है आपकी यूपीटेट एग्जाम में। इस अवस्था में बच्चों के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। वो कौन सी अवस्था है? तो संवेदी गामक अवस्था है। ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम बात करें। इस आयु में बच्चे शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखता है, उन्हें उठाता है, हिलाता डुलाता है तथा वस्तुओं को मुंह में डालकर क्या करता है, वो ज्ञान प्राप्त करता है संवेदी पेशी अवस्था में, है ना। संवेदी पेशी अवस्था के लीजिए, गामक अवस्था के लीजिए, संवेदी गामक अवस्था, एक ही नाम है ना। उदाहरण, यदि बच्चे को भूख लगती है तो वहां रोकर अपनी क्या करता है, प्रतिक्रिया देगा। इस अवस्था में बच्चों में चिंतन का अभाव होता है, किसी प्रकार का वो चिंतन नहीं करता है, इसमें चिंतन का अभाव होता। पूछा जाए आपसे कि कौन सी अवस्था में बच्चों में चिंतन का अभाव होता है, तो आपको पता होना चाहिए वो संवेदी गामक अवस्था है, संवेदी पेशी अवस्था है, या फिर इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। चलिए दूसरी अवस्था के बारे में बात करेंगे। दूसरी अवस्था को बोलते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक सक्रियात्मक अवस्था। दोनों में से एक नाम दे देंगे, दोनों आपको ध्यान रखना है।
पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक सक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था आपकी 2 से 7 वर्ष तक की होती है। कितनी? 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। और इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। खिलौनों से बच्चा सीख जाता है, अनुकरण करके सीख जाता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु कहा जाता है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि खिलौनों की आयु क्या है जिन पियाजे के अनुसार, तो वो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक सक्रियात्मक अवस्था होगी, है ना। ध्यान में रखना है। यह चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं जो कि खिलौने से यहाँ पर खेल रहे हैं, इसलिए इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। और इस अवधि में बालक जो होते 2 से 7 वर्ष की जो अवधि होती है उसमें बालक क्या करता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना ये सब सीख लेता है, लेकिन जो नियम है वो उसको समझ नहीं आते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है। वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना तो सीख जाता है, लेकिन उसके पीछे छिपे जो नियम होते हैं वो नहीं समझ पाता। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए वह अवस्था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक सक्रियात्मक अवस्था है। ये सारी जानकारी आपको 1 बाय 1 करके आपको याद करना है ना। अपना नोट्स खुद बनाना है। नोट्स आप बनाएंगे, एक बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा, और एक बार वर्ड पढ़ लीजिएगा तो और अच्छे से ये याद हो जाएगा। देखिए आगे हम बात करेंगे। देखिए इस उम्र के बच्चों में चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता। पलटावी गुण क्या होता है? यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर उदाहरण मैंने दिया है कि यदि बालक को कहा जाए कि 2 × 3 क्या होता है? 6 होता है, लेकिन उसको जो संख्या उसको पलट दिया जाए, 3 × 2 कर दिया जाए, तो जो बच्चा है उसका जवाब नहीं दे सकता। इसको क्या कहते हैं? पलटावी गुण, है ना। ये पलटावी गुण जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है उसमें नहीं होता है। याद रखिएगा, इसके बाद वाली जो अवस्था है उसमें पलटावी गुण होता है और उसी अवस्था को पलटावी अवस्था भी कहते हैं। आगे हम उसके बारे में जानकारी देंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस अवस्था में पलटावी गुण नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे कि माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है बच्चा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, लेकिन वहां तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता। और तर्क वितर्क नहीं कर सकता। जो हमने बोला उसको सुन लेता है, उसको कर देता है, लेकिन उसके अंदर तर्क वितर्क करने की शक्ति जागृत नहीं होती है, इसलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। यदि सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि अतार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो वह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस अवस्था में बालकों में शब्दों के प्रति समझ पैदा हो जाती है। वो बच्चों में जो शब्द होते हैं उसके प्रति समझ पैदा हो जाती है। उन शब्दों को पहचानने लगता है बच्चा। इस अवस्था में बालक में नकल करने की प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे जैसे माता पिता करते हैं, जो उसके जो दोस्त होते हैं, है ना, जिनके साथ वो खेलता है, तो नकल करने लगता है। नकल करने की प्रवृत्ति होती है इस अवस्था में। चिन्ह एवं जो प्रतीक होते हैं उनमें अंतर स्पष्ट करने लगता है बच्चा। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है। इसे जीववाद भी कहते हैं। याद रखिएगा, जीववाद इंपोर्टेंट है। जीववाद किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जीववाद के अंतर्गत बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है ना। यदि पूछा जाए कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव किस अवस्था में समझा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें बालक समझता है जैसे कि जो बादल है, साइकिल है, हवा, घड़ी और भी जो निर्जीव वस्तुएं वो सभी क्या है? सजीव वस्तु है। इनको वो सजीव समझता है और इसे ही क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। ये इंपोर्टेंट है ना। जीववाद किस अवस्था के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। किसे कहते हैं वो मैंने अभी आपको बताया। निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन जब करने लगता है बच्चा, तो उसे क्या कहते हैं? जीववाद कहते हैं। इसी में आपका आत्मकेंद्रिता भी आता है। आत्मकेंद्रिता क्या होता है? बालक यहां सोचता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जो कुछ भी मौजूद है, वह सब मेरे लिए है, यानी कि सब उसके लिए ही है। जैसे कि जो सूर्य है, उसको ये समझता है कि सूर्य मेरे साथ चलता है। जब भी वो चलता है, सूर्य को देखते हुए चलता है, तो उसे ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो मेरे साथ चलता है। साथ में चांद तारे हैं, वो भी उसी के लिए चमकते हैं। इस प्रकार का जो भ्रम है वो किस अवस्था में होता है? वो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होता है ना। सारी जानकारी एक एक करके दी जा रही है। यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप करेक्ट कर देंगे, ये मुझे लगता है, क्योंकि मैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। प्रतिकारात्मक सोच, ये भी आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में आएगी। अनुकरणशीलता, अनुकरण करके बच्चा सीखता है। शिशु जो होता है अहमवादी होता है। इसमें वो दूसरों को कम महत्व देता है, अपनों को ही वो सब कुछ समझने लगता है। जैसे कि दुनिया में जो भी है मौजूद है वो सब क्या है? उसके लिए, यानी कि उसी के लिए सब कुछ है। इस प्रकार से जो शिशु वो समझता है, तो ये अहमवादी होता है। और अहमवादी कौन सी अवस्था में होता है? पूर्व समक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसके बारे में सारी जानकारी एक एक करके मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं
मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, है ना। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को स्थूल सक्रियात्मक अवस्था और ठोस सक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये 3 नाम है इसके। और ये जो अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक की होती है। 7 से 12 वर्ष तक की एक चित्र मैंने यहाँ पर रखा है ना। इस चित्र को देख लीजिएगा, और सभी को पता है 7 से 12 वर्ष तक की उम्र बच्चों की क्या होती है, कितने वर्ष के होते हैं बच्चे और कैसे होते हैं ना। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ कर देता। मूर्त वस्तु क्या होती है? जो आपको दिखाई देती है। सीधा सीधा याद रखिएगा, जो दिखाई देती वही मूर्त है, जो नहीं दिखाई देती है वो अमूर्त है। तो मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करना आरंभ होता है, जो उसके सामने होती है उस पर वो चिंतन करना आरंभ कर देता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पर आरंभ करता है ना, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था। सीधा सीधा फंडा है, मूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी है? स्थूल प्रक्रियात्मक अवस्था या फिर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, है ना, या फिर ठोस सक्रियात्मक अवस्था भी वहां पर विकल्प में हो सकता है। तो मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। चिंतन व तर्क, जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिंतन व तर्क नहीं कर पा रहा था, वो यहाँ पर क्रमबद्ध कर सकता, लेकिन ठोस वस्तु के आधार पर, जो ठोस वस्तु होती है उसी के आधार पर चिंतन व तर्क कर सकता है बच्चा, वो भी क्रमबद्ध, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। बालक के चिंतन में उत्क्रमणीयता, जिसे हम पलटावी गुण भी कहते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में गुण नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपका जो ठोस या फिर जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है उसमें आपका पलटावी गुण आ जाता है ना, जिसमें बच्चा चाहे 3x2 कर दीजिए, 2x3 कर दीजिए, बच्चा उसको समझ जाएगा और आंसर दे देगा, है ना, कि इसका आंसर क्या होगा, आपका 6 होगा। ये पलटावी गुण होता है और किसमें पाया जाता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इस अवस्था को पलटावी अवस्था भी कहते हैं। वो कौन सी अवस्था जिसे पलटावी अवस्था कहते हैं? तो वो आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष बताने योग्य हो जाता है। इनको सबको बता देता कौन सा दिन है, कौन सी तारीख है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, सारी जानकारी वो आपको दे देगा, है ना। कौन सी अवस्था में? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ठोस सक्रियात्मक अवस्था में। आगे हम बात करें बालक, इसमें आपका लंबाई, चौड़ाई, वजन, तरल तथा तत्व के संरक्षण से संबंधित जो समस्याओं है उनका भी वो समाधान यहाँ पर करने लग जाता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो 7 से 12 वर्ष की उम्र में पहुंच जाता है, तो सारी चीजें वो वहां पर करने लगता है। आगे हम बात करेंगे बालक अनेक तार्किक क्रियाएं करने के योग्य हो जाता है। जो तार्किक क्रियाएं होते हैं वो सारी चीजें वो यहाँ पर करने लग जाता है, योग्य हो जाता है। बालक वस्तुओं के मध्य समानांतर, समानता, असमानता, संबंध, दूरी और विसंगता को भी समझने लगता है। समानता वो बता देगा, असमानता बता देगा, भाई इसमें समानता है क्या असमानता है ना। संबंध बता देगा, वो दूरी बता देगा, कितने इसके बीच में, इससे इसके बीच में कितनी दूरी है, वो सारी जानकारी 7 से 12 वर्ष के बच्चे में होती है। ये तो आपको सभी को पता भी होगा, है ना। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी? आपकी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी। ये बालक जो है उचित और अनुचित समझने लगता है कि मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। ये आपके 7 से 12 वर्ष की उम्र में पता चलने लगता है बच्चे को, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, है ना। आगे बात करें इसमें वस्तु की लंबाई वजन के अनुसार उसका क्रम बता देगा कि भाई ये 1 किलो का बाट है कि 2 किलो का है, 3 किलो का, 4 किलो का, वस्तु की लंबाई बता देगा वो, है ना। वजन वो बता सकता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का जो विकास है वो किस में हो जाता है? तो ये आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। परंतु इस अवस्था में बालक मानसिक क्रियाएं तभी कर पाते हैं जब वस्तु मूर्त या फिर स्थूल है। जैसे मैंने क्या आपको बताया, सामने होगी तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन सामने नहीं होगी, वो जो अवस्था होगी वो आपकी अमूर्त अवस्था होगी, जो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, याद रखिएगा। परंतु यानी कि जो यहां पर कहने का मतलब कि बालक जो है मानसिक जो क्रियाएं हैं जो मानसिक समक्रियाएं हैं वो तभी कर पाएगा जब वो उसके सामने होगी, यानी कि मूर्त रूप में होगी या फिर स्थूल रूप में होगी, तभी वो इस प्रकार की अवस्था में वो कर पाएगा, मूर्त अवस्था में, है ना। तो याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट है, मूर्त और स्थूल रूप में, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सी अवस्था में होगा? तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होगा। आगे हम बात करेंगे अमूर्त समक्रियात्मक अवस्था। देखिए इसे अमूर्त समक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक समक्रियात्मक अवस्था शुरू में मैंने आपको बताया था, दोनों ही एक के नाम है, याद रखिएगा। दोनों किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह अवस्था जो होती है कहीं कहीं 12 से 15 वर्ष दिया होता है, कहीं कहीं 18 वर्ष दिया होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 12 से 12 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है उसे अमूर्त या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बालक में अमूर्त चिंतन की क्षमता का विकास होता है। देखिए 7 से
12 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें मूर्त चिंतन होता है। मूर्त मैंने आपको बता दें, जो आपके सामने वो समूर्त होता है, जो नहीं होता है वो अमूर्त होता है। जो नहीं होता है उसका भी विकास किसमें होने लगता है, आपका अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में उसका विकास होने लगता है। और इस अवस्था में किशोर जो होता है मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाता है। मूर्त तो करने ही लगता है बच्चा, उसके साथ साथ जो अमूर्त चिंतन होते हैं उनके बारे में भी वो सोचने लगता है, योग्य वो हो जाता है। इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होगी, आपकी अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था होगी या फिर समक्रियात्मक अवस्था होगी। बालक में सभी प्रकार के संप्रत्तियों का समुचित विकास हो जाता है। जितने भी संप्रत्ति हैं उनका समुचित विकास हो जाता है आपका अमूर्त समक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। आगे हम बात करेंगे, इस अवस्था में बालक में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, परिकल्पनात्मक चिंतन किसमें पाया जाता है, अमूर्त समक्रियात्मक अवस्था में। और चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता आ जाती है। जो चिंतन करता है उसमें वो पूर्ण क्रमबद्धता का जो बच्चे हैं उसमें आ जाती है। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का भी विकास इसी में होता है। आप सारी चिंतन करने लगता है बच्चा। स्थानांतरण की योग्यता का विकास भी आपकी अमूर्त समक्रियात्मक अवस्था में होता है। निगमन तर्क जो नियम से उदाहरण है वो उसका भी विकास किसमें होता है, आपका अमूर्त समक्रियात्मक में होता है। निगमन जो विधि है यानी कि इसका जो तर्क है वो किसमें होता है, नियम से उदाहरण की ओर होता है। और ये किस अवस्था में इसका विकास होता है, तो अमूर्त अवस्था में होता है। किसमें होता है, अमूर्त अवस्था में होता है, जिसमें समस्या समाधान योग्यता का भली प्रकार से वो विकास हो जाता है। जो समस्या होती है उसका समाधान करने लगता है, उसमें योग्यता ये आ जाती है। और बालक में विकेंद्रण पूर्णता विकसित हो जाता है। याद रखिएगा, जो अमूर्त समक्रियात्मक अवस्था है उसमें विकेंद्रण पूर्ण तरीके से विकसित हो जाता है। विश्लेषण, आपका विश्लेषण हो गया, संश्लेषण हो गया, नियमीकरण हो गया तथा सूक्ष्म सिद्धांतों की जो स्थापना संबंधी उच्च मानसिक क्षमताओं का भी इसमें विकास हो जाता है। किस किस का विकास होगा, आपका विश्लेषण का, संश्लेषण का, नियमीकरण का, सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना संबंधी जो उच्च मानसिक क्षमताएं हैं उन सभी का विकास आपका अमूर्त सक्रियात्मक यानी कि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में हो जाएगा। बालक की अवलोकन क्षमता है ना, साथ में अवलोकन क्षमता, तर्क करने की शक्ति बढ़ जाएगी, सोचने विचारने की शक्ति बढ़ जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी, कल्पना करने की शक्ति तथा प्रयोग, ये सभी जो विकास है ये सभी आपके अमूर्त सक्रियात्मक चिंतन में होगा। सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हर एक जो लाइन है वो सारी की सारी इंपोर्टेंट है, आपको हर एक लाइन को अच्छे से याद कर लेना है। आगे हम बात करेंगे इनके जो इंपोर्टेंट संप्रति, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। 4 मैंने यहाँ पर संप्रति लिए हैं। पियाजे के सिद्धांत की जो संप्रति हैं उसमें अनुकूलन लिया है, संतुलन जो साम्य धारण भी कहते हैं, स्कीम से लिया और स्कीमा, है ना। ये 4 इंपोर्टेंट, इनको हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनुकूलन के बारे में कि अनुकूलन किसे कहते हैं। वातावरण के अनुसार ढल जाना यानी कि अनुकूल हो जाना, उसे ही क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। या फिर बालकों में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करना, ये जन्मजात क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, जिसे अनुकूलन कहते हैं। या फिर वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना यानी फिर अनुकूल होना, उसे क्या कहा जाता है, अनुकूलन कहा जाता है। ये इसकी 2 प्रक्रिया होती हैं या फिर 2 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण को ही आत्मीकरण कहते हैं, इसे ही समावेशन कहते हैं और इसे ही समावेशीकरण कहते हैं। ये इसके उपनाम समझिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आत्मसातकरण नहीं देंगे, आपको आत्मीकरण दे देंगे, समावेशन दे देंगे, समावेशीकरण भी दे सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो क्रिया है इसकी वो है समावेशन। समावेशन को व्यवस्थापन भी कहते हैं, आपका समाविष्टीकरण भी कहते हैं और इसे स्थानीकरण भी कहते हैं। तो ये 3 नाम और है जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। समावेशन, समायोजन की जगह पे व्यवस्थापन भी दे सकते हैं, आपका समाविष्टीकरण भी दे सकते हैं, स्थानीकरण भी दे सकते हैं। तो ये सारे नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए इनको हम जानते हैं कि करके आत्मसातकरण किसे कहते हैं। देखिए, आत्मसातकरण आपको ध्यान के देना है, सिर्फ पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना, आत्मसातकरण करना, है ना। पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। या फिर कह सकते हैं नवीन जानकारियों को पूर्व प्रचलित योजना में यथावत व्यवस्थित करना आपका आत्मसातकरण कहलाता है। यदि आपसे समायोजन के बारे में पूछे तो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना यह आत्मसातकरण कहलाता है, और पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करना, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना और समायोजन करना, यह क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। समायोजन, है ना। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाने को क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है। दोनों ही आप देखेंगे तो एक बार में याद हो जाएंगे, ज्यादा कुछ
इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न में पूछा जाता है सीधा सीधा कि पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है या फिर आत्मीकरण, समावेशन या फिर समावेशीकरण कहलाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, इसे क्या कहा जाता है, तो इसे समायोजन कहा जाता है, व्यवस्थापन, समाविष्टीकरण या फिर स्थानीकरण कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए दूसरे नंबर पर है आपका संतुलन, जिसे साम्य धारण भी कहते हैं। इसे याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये आत्मसातकरण और समायोजन प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करना होता है। संतुलन का मतलब है आपका जो आत्मसातकरण है और जो समायोजन है, इन दोनों के बीच में तालमेल बिठाना, इसको संतुलन कायम करना ही संतुलन है या फिर साम्य धारण है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं स्किम्स की। देखिए स्किम्स और स्कीमा दोनों अलग अलग है ना। स्किम्स किसे कहते हैं, व्यवहार की वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके, वो क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, स्कीमा उसे स्कीमा कहते हैं। या फिर किसी काम को करने में अलग अलग तरीके होते हैं। देखिए उदाहरण के तौर पर हम जाने स्कीम्स को, तो आपने देखा होगा जो बच्चा होता है उसे क्या होती, भूख लगती है और वहां रोता है क्योंकि उसे पता है कि रोने से दूध मिलता है। तो ये क्या है, वो पैटर्न अपनाता है और आसानी से उसे बार बार दोहराता है कि भाई रोने से दूध मिलता है ना। तो ये क्या होता है, इसे क्या कहा जाता है, स्कीम्स कहा जाता है। अब बात करते हैं स्कीमा के बारे में कि स्कीमा किसे कहते हैं। जब बालक के सामने कोई वस्तु आती है तब वहां उसे संगठित करके एक अर्थ देने का प्रयास करता है, इसे क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम जाने, यदि कुत्ते का हम उदाहरण ले कि यदि जो बच्चा है वो कुत्ते को देखता है, तो कुत्ते में देखता है कि भाई कुत्ते के 4 पैर होते हैं, है ना, पूंछ होती हैं, शरीर पर बाल होते हैं, 2 आंख होती सामने, कान होते हैं और बाकी चीजें उसमें होती कुत्ते में। ये सारी चीजें बच्चा देखता है, तो क्या है, यही स्कीमा है ना। इस प्रकार से आप इसको जान सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, आपको खत्म हो गया वीडियो, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हमने ऐप भी बनाई हुई है ऑनलाइन स्टडी विद डीके, उसको भी जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। वहाँ पर भी बहुत सारी PDF फ्री में उपलब्ध है, उनको भी पढ़ लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही यदि और वीडियो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।